हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी द टॉपर। सो आज बहुत दिनों के बाद हम चैप्टर 8 शुरू करने वाले हैं। इतने दिनों में टाइम नहीं मिला, कॉलेज की क्लासेस चल रही थी और बीच में बहुत सारा काम मैं और भी करने लगी थी। अगर मैंने बीच में एक वीडियो डाला था, अगर आपने वो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने अब अपनी एक वेबसाइट भी बना ली है जिस पर मैं यहाँ पर आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। जैसे कि आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे कि दीदी हमको नोट्स चाहिए, तो मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। पर जैसे बीच में थोड़ा-सा टाइम मिला तो मैंने वो वेबसाइट बनाकर वहाँ पर चैप्टर 1 के नोट्स अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपको वो चाहिए तो आप चैप्टर 1 जो हमारा वीडियो है चैप्टर 1 का, उसका पहला, दूसरा जितना भी वीडियो है, इन दोनों में आई थिंक मैंने लिंक डाल दिया है। तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा वो लिंक जहाँ से आप जाके नोट्स पढ़ सकते हो आराम से चैप्टर 1 के, कि क्या नोट्स है मतलब कि, तो आपको पता चल जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से वो नोट्स बनाए गए हैं, वहाँ पे जाके उनको ज़रूर पढ़ना। और यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले आपको पहले बता दूँ कि हम लोग ये क्वेश्चन बैंक हमने बनाया था, जो आपको पता होगा आई होप, क्योंकि मैंने अपनी अर्लियर वीडियोस में भी उसके बारे में बता रखा है। बट अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हमने क्वेश्चन बैंक बनाया था क्लास 10th के लिए। मतलब क्लास 10th में अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एफएमएम से बनते हैं, तो वो सारे उस क्वेश्चन बैंक में हमने डाले थे। और वो पेड क्वेश्चन बैंक है। अगर आपको वो खरीदना है तो आपको उसका लिंक यहाँ पर आई बटन पे मिल जाएगा उस वीडियो का, जहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि उसमें हमने किस तरीके के क्वेश्चंस डाले हैं और कैसे आपको वो लेना है, ये सब आपको पता चल जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मोर वीडियोस इसी पर आएंगी। ओके, तो अभी चैप्टर 8 शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को मिला के, मतलब कि एक चीज़ यहाँ पर बना दी। तो आप यहाँ पर इस चैप्टर में आप कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कॉर्पोरेट एक्शन क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट क्या है, मतलब कि किस तरीके से सेटलमेंट होता है, तो शेयर्स पहुँचते हैं इधर-उधर, मतलब कि बायर के अकाउंट में शेयर्स एंड सेलर के अकाउंट में पैसे, ये सब कैसे होता है इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियोज़ का पार्ट 1 है। अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो भी देख लीजिए। और अभी इसको शुरू करते हैं, बहुत होगी बकवास। चलो चैप्टर 8 मिसलेनियस, ठीक है। मिसलेनियस हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कॉर्पोरेट एक्शन। सो कॉर्पोरेट एक्शन क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो कॉर्पोरेट एक्शन को समझने के लिए आपको ये समझना है कि कॉर्पोरेट एक्शन मतलब, कॉर्पोरेट का क्या मतलब होता है। कॉर्पोरेट मतलब कोई कंपनी, ओके। एक्शन मतलब कुछ हो रहा है, कुछ काम कर रही है कंपनी, ठीक है। तो कंपनी मतलब कॉर्पोरेट एक्शन मतलब कंपनी कोई काम कर रही है तो कुछ एक्शन ले रही है, तो वही होता है कॉर्पोरेट एक्शन। इतना आपने समझ लिया मोटा मोटा भाषा में, ठीक है। अभी जो यहाँ पर लिखा है उसको देखते हैं, वो क्या बोल रहा है। व्हाट आर कॉर्पोरेट एक्शन? कॉर्पोरेट एक्शन टेंड टू हैव अ बियरिंग ऑन द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। मतलब कि जो भी होता है कॉर्पोरेट एक्शन, पहले हमें बाद में वो बताया कि कॉर्पोरेट एक्शन क्या होता है। सबसे पहले उन्होंने ये बताया है कि जो भी कॉर्पोरेट एक्शन कंपनी लेती है उससे कंपनी की सिक्योरिटी का जो प्राइस होता है उस पर एक फर्क पड़ता है, ओके, वो इफेक्ट होता है। When a company announces a corporate action, it is initiating a process that will bring actual change to its securities, either in terms of number of shares, increasing in the hands of the shareholders, or a change to the face value of the security, or receiving shares of a new company। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा हो गया, तो एक एक करके समझते हैं इसको। कि कॉर्पोरेट एक्शन का मतलब वो होता है जहाँ पर कोई कंपनी एक कॉर्पोरेट एक्शन लेती है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा चेंज इनिशिएट कर रही है जिससे आपकी सिक्योरिटी के प्राइस पर फर्क पड़ेगा। वो फर्क आपकी सिक्योरिटी के नंबर पे पड़ सकता है। मतलब आपके शेयर्स, मान लो अगर आपने पिछले बार अगर मतलब कि आपकी कंपनी के शेयर्स सिर्फ 100 शेयर्स आपने बेच रखे थे, तो अभी आप उस नंबर में चेंज करोगे, यू विल डिक्रीज और यू विल इंक्रीज द नंबर। तो ये तरीके का है। उसके बाद अगर हम फेस वैल्यू क्या होता है आप लोग मुझे बताएंगे। हमने इसको पढ़ रखा है चैप्टर 3 में आई थिंक पढ़ा था हमने कि फेस वैल्यू क्या होता है, ओके। तो आप मुझे बताएंगे कि फेस वैल्यू क्या होता है। और कॉर्पोरेट एक्शन से जो भी सिक्योरिटी है उसके फेस वैल्यू पे फर्क पड़ता है। एंड रिसीविंग शेयर्स ऑफ अ न्यू कंपनी, अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी से शेयर्स खरीद रही है
या मतलब कि अगर कोई मर्जर या फिर एक्विजिशन हो रहा है, या फिर मतलब कि मान लो कि मेरी कंपनी डूब रही है तो मैंने एक बड़ी कंपनी से हाथ मिला लिया कि चलो हम लोग मर्ज कर लेते हैं, तो हम लोग मिल के काम करेंगे। दूसरा ये कि एक्विजिशन मतलब कि आपने दूसरी कंपनी को पूरी तरीके से खरीद लिया उस तरीके से, तो आपने उसके पूरे शेयर्स भी ले लिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ऐसा कोई काम कंपनी करे जिससे कि उसकी सिक्योरिटी के प्राइसेस पे फ़र्क पड़े, तो वो कॉर्पोरेट एक्शन है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और बीच में गाइस अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं होता है ना, तो कमेंट करके पूछ लिया करो। जो भी लोग मुझे कमेंट करते हैं उनको पता होगा कि मैं सारे क्वेश्चंस का जवाब देती हूँ, सबका रिप्लाई देती हूँ। मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ इस चीज़ में, क्योंकि आप लोग पूछते हो तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको बताऊँ। तो अगर आप कोई भी प्रॉब्लम होती है बीच में, मतलब तो लिख दिया करो तुरंत ही, ठीक है। कॉर्पोरेट एक्शंस आर टिपिकली अग्रीड अपॉन बाय अ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब कि कॉर्पोरेट एक्शन लेता कौन है? कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ऑन ऑथराइज्ड बाय द शेयर होल्डर्स। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई फैसला लेते हैं, और जो शेयर होल्डर्स हैं उनका भी रहता है कि हाँ भाई वो भी कुछ बोल सकते हैं। लाइक इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो, उनको बोलने का राइट होता है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि कुछ कुछ एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास कॉर्पोरेट एक्शन के। तो वो है डिविडेंड। डिविडेंड मतलब कि जो शेयर होल्डर हैं उसको कितना डिविडेंड देना है। डिविडेंड मतलब डिविडेंड इज लाइक इंटरेस्ट। जब हम बॉन्ड्स की बात करते हैं तो हम उसको इंटरेस्ट कहते हैं, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट शेयर्स तो हम उसको डिविडेंड बोल देते हैं। स्टॉक स्प्लिट्स। स्टॉक स्प्लिट्स क्या होता है, ये सब आपको स्प्लिट के बारे में भी पता चलेगा। आगे देखते रहो वीडियो, आगे आज ही पढ़ेंगे इस टॉपिक को इसी वीडियो में। राइट्स इशू। राइट इशू क्या होता है आपको पता है, ये मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है पिछली वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोस को प्रॉपर देखो, और अगर नहीं समझ में आता है ना तो ज़रूर कमेंट करके पूछ लो, ठीक है। बोनस इशू क्या होता है ये सब आपको मैंने बता दिया है। व्हाट इज मेंट बाय डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय कंपनीज। अब हम आ जाते हैं कि भाई डिविडेंड होता है क्या। अभी मैंने आपको बताया कि डिविडेंड इज लाइक इंटरेस्ट, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट बॉन्ड्स तो हम उसको इंटरेस्ट बोलते हैं, एंड व्हेन वी विल टॉक अबाउट शेयर्स तो उसको हम डिविडेंड कह देंगे हम। तो अभी देख लेते हैं डिविडेंड होता क्या है जो कि कंपनी डिक्लेयर करती है। तो रिटर्न्स जो अगर लिखना पड़ जाए, क्योंकि आई थिंक ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। जब मैं पढ़ रही थी तो आई थिंक मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि डिविडेंड क्या होता है। तो यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं। रिटर्न्स रिसीव्ड बाय इन्वेस्टर्स इन इक्विटीज कम इन टू फॉर्म्स। मतलब कि अगर जो इन्वेस्टर्स मतलब कि इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं उनको दो तरीके के इंटरेस्ट में दो तरीके के फायदे होते हैं। एक तो उनके सिक्योरिटी के जो प्राइसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। मतलब अगर कंपनी अच्छी जा रही होगी तो हर कोई उसका शेयर खरीदने की कोशिश करेगा, और अगर हर कोई शेयर खरीदने की कोशिश करेगा तो कंपनी क्या करेगी, क्योंकि वो सबको नहीं दे सकती है, तो वो लोग प्राइसेस बढ़ा देंगे। क्योंकि एकदम आग मची पड़ी है लोगों के अंदर, भाई नहीं हमको तो इस कंपनी के शेयर्स खरीदने ही खरीदने हैं, क्योंकि ये कंपनी एकदम अप ट्रेंड में चल रही है, मतलब कि इसमें एकदम फायदा फायदा हो रहा है ना। तो हर कोई इन्वेस्टर ऐसे ही चाहेगा कि मुझे फायदा हो, तो उस कंपनी का शेयर खरीदने जाएंगे। पर अगर भीड़ लग जाएगी तो उन लोगों को लगेगा भाई देखो अभी फायदा उठाने का टाइम है। अभी क्या करते हैं कि जो एक शेयर हम 100 रुपए का बेच रहे थे ना, उसी का वैल्यू 500 रुपए कर देते हैं, क्योंकि भाई भीड़ तो लगी हुई है, वो लोग तो खरीदना चाहते हैं, है ना। तो एक ये हो गया कि हमारे जो शेयर्स होते हैं उसके प्राइसेस में वैल्यू में इंक्रीज हो जाता है। दूसरा है कि डिविडेंड मिलता है, ठीक है। अब आ जाते हैं डिविडेंड क्या होता है इस पर। डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पार्ट ऑफ कंपनीज अर्निंग्स टू शेयर होल्डर्स यूजुअली ट्वाइस अ ईयर इन द फॉर्म ऑफ फाइनल डिविडेंड एंड एन इंटरिम डिविडेंड। अभी कहते हैं कि डिविडेंड क्या होता है, तो डिविडेंड एक डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब कंपनी जितना भी अर्न करती है उसका एक पार्ट जो है, ज्यादातर साल में 2 बार, एक फाइनल डिविडेंड की तरह और एक इंटरिम डिविडेंड की तरह अपने शेयर होल्डर्स को देती है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है। डिविडेंड इज देयर फॉर अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द शेयर होल्डर। मतलब अगर कोई भी शेयर होल्डर है तो उसके लिए डिविडेंड एक सोर्स ऑफ इनकम की तरह है, ठीक है। अब आ जाते हैं व्हाट इज मेंट बाय डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड क्या होता है, डिविडेंड यील्ड क्या होता है इसको भी देखते हैं। Dividend yield gives the relationship between the current price of a stock and the dividend paid by its issuing company during the last 12 months. It is calculated by aggregating past years dividend and blah blah. ठीक है, मुझे भी समझ में नहीं आया, आपको भी समझ में नहीं आया। अब इसको देखेंगे अपनी भाषा में, समझेंगे इसको कि डिविडेंड क्या है। तो डिविडेंड यील्ड एक रिलेशनशिप देती है किसके बीच में, करंट प्राइस ऑफ स्टॉक में
और डिविडेंड पेड में। ठीक है, तो अभी इसको देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है और कैसे हम इसको निकाल सकते हैं और कैसे ये क्या होता है। डिविडेंड यील्ड का मतलब है बस यही होता है कि एक ग्रोथ हो रही है। ठीक है, एक डिविडेंड बढ़ रहा है तो डिविडेंड कितना जा रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब हमें डिविडेंड यील्ड में पता चल जाता है। तो इसका क्या फॉर्मूला है इसको देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे थे, आप इधर देख रहे हैं जैसे कि ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। ठीक, तो ये है। ठीक है, तो इसको आपको कैसे निकालना है, अगर आपको कुछ कुछ चीज़ें दे रखी हैं तो कैसे निकालोगे। तो एक रिलेशनशिप होता है, ये कैसे निकालते हैं इसको, यहाँ पर देखो, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय एग्रीगेटिंग पास्ट ईयर्स डिविडेंड एंड डिवाइडिंग इट बाय करंट स्टॉक प्राइस। क्या करना है आपको, यहाँ पे मैं इसको एक बार साफ करके यहाँ पर लिख देती हूँ। डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर, मतलब कि लास्ट ईयर में लोगों शेयर होल्डर्स को क्या डिविडेंड दिया गया, और करंट डिवाइड करेंगे इसको किससे, इसको डिवाइड करेंगे करंट स्टॉक प्राइस से, और उसके बाद इसको इनटू कर देंगे 100 से। ठीक है, इनटू कर देंगे किससे, 100 से। तो ये फॉर्मूला होता है डिविडेंड यील्ड निकालने का। और डिविडेंड यील्ड क्या होता है, एक रिलेशनशिप देता है हमको किसके बीच में, करंट प्राइस ऑफ स्टॉक के बीच में और डिविडेंड कितना पेड किया गया है। मतलब कि जो स्टॉक है उसका पैसा, उसका वैल्यू कितना चल रहा है और डिविडेंड कितना दिया गया है, उसके बीच में अगर आपको एक रिलेशनशिप निकालना है ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ्स, तो आप डिविडेंड यील्ड निकाल सकते हो, जिसका फॉर्मूला मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अभी इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं ताकि आपको और आइडिया हो जाए, जो कि अभी नहीं हुआ होगा। हिस्टोरिकली अ हायर डिविडेंड yield has been considered to be desirable among investors। हमेशा हर कोई यही चाहता है कि भाई अगर डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है तो इसका मतलब यही है कि डिविडेंड जो पे किया जा रहा है इन्वेस्टर्स को, दैट इज हायर। ओके, अ हाई डिविडेंड यील्ड इज कंसिडर्ड टू बी एविडेंस दैट अ स्टॉक इज अंडरप्राइस्ड, whereas a low dividend yield is considered evidence that the stock is overpriced। अब अगर ये कह रहे हैं कि हमारा जो डिविडेंड यील्ड है वो हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसका मतलब है कि जो स्टॉक आपका चल रहा है वो बहुत ही अंडर प्राइस चल रहा है। ठीक है, बट अगर वहीं पे बात करें कि अगर शेयर होल्डर्स को बहुत ही लो डिविडेंड यील्ड मिल रही है तो इसका मतलब है वो स्टॉक जो है वो ओवर प्राइस है। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं अ नोट ऑफ कॉशन हेयर दो। यहाँ पर एक नोट ऑफ कॉशन दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं आपको। क्या बोल रहे हैं, देयर हैव बीन कंपनीज इन द पास्ट व्हिच हैड अ रिकॉर्ड ऑफ हाई डिविडेंड यील्ड ओनली टू गो बस्ट इन लेटर ईयर्स। मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी कंपनीज को देखा गया है जहाँ का जिनका डिविडेंड यील्ड जो होता है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, बट लेकिन सिर्फ बस्ट करने के लिए। डिविडेंड यील्ड देयरफॉर कैन बी ओनली वन ऑफ द फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा चल रहा है तो बहुत अच्छी चल रही है, लो चल रहा है तो खराब चल रही है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ टेम्पररी चीज़ें हैं जो कि कुछ समय के लिए डिटरमाइनिंग, मतलब कि एक ही पॉइंट है जिससे आप कंपनी की किसी फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में यू कैन से समथिंग। अब आ जाते हैं व्हाट इज स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, तो स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, ये भी एक तरीके का कॉर्पोरेट एक्शन है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था। मैं पीछे ले जाके आपको दिखाती हूँ, देखो मैं जहाँ पे पेन चला रही हूँ वहां पर देखो स्टॉक स्प्लिट। ठीक है, स्टॉक स्प्लिट मैंने बताया था कि कॉर्पोरेट एक्शन एक होता है, ये कॉर्पोरेट एक्शन का इट इज एन एग्जाम्पल। ठीक है, अभी हम समझने वाले हैं कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। तो अभी देखते रहो वीडियो को, अभी पता चल जाएगा स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। चलो, स्टॉक स्प्लिट इज अ कॉर्पोरेट एक्शन। सबसे पहली बात कि स्टॉक स्प्लिट एक कॉर्पोरेट एक्शन होता है जो कि एग्जिस्टिंग शेयर्स जो होते हैं किसी कंपनी के, उसको स्प्लिट कर देता है। स्प्लिट मतलब तोड़ना, है ना, तोड़ दिया उसको, of a particular face value into smaller denomination so that the number of shares increase। मान लो कि मैं बोल रही हूँ कि अभी मैं स्टॉक स्प्लिट करने वाली हूँ। ठीक है, अभी स्टॉक स्प्लिट को छोड़ो, अभी मान लो कि मेरे पास ये एक क्या है, ये कुछ भी है, मान लो ये तो एग की शेप में हो गया, तो चलो उसको एग ही मान लो। ठीक है, ये एक एग है। अब ये एक है, अभी मैंने क्या करा, इसको तोड़ दिया तो इसके दो हिस्से हो गए, है ना। अभी मैंने इसको थोड़ा सा और कर दिया तो ये मेरे पास 3 हो गए। अभी मैंने इसको 4 कर दिया तो मेरे पास 4 हिस्से हो गए।
ये क्या कर रही हूँ मैं, आई एम स्प्लिटिंग दिस एग्स, ठीक है, इनटू 4 पार्ट्स, मैंने इसको 4 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। अब क्या होगा, पहले जो ये एग था, पहले जो ये एग था उसको कोई एक ही बंदा खा सकता था भाई, एक मतलब खा तो सकते थे, अगर कोई ऑमलेट वगैरह बना दे तो इसका बहुत लोग खा सकते हैं, ठीक है। बट हुआ क्या कि ये सिर्फ एक ही बंदे को मिल सकता था। बट अभी हमने क्या करा कि उसको हमने 4-5 पार्ट्स में तोड़ दिया, तो उसको 4-5 लोग अलग अलग ले सकते हैं। और अगर उसको एग ना मान के, एग तो क्योंकि थोड़ा सा लिक्विड होता है तो आप उसमें समझ नहीं पा रहे होंगे, अगर मान लो इसको ब्रेड का पीस मान लो, इसको एग मत मानो, इसको ब्रेड का पीस मान लो। अगर इसको एक ब्रेड भी माने तो ये 4-5 ब्रेड हो गए ना, पीसेज हो गए ब्रेड के। तो 5 लोगों में 4 लोगों में आप इसको डिवाइड कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा डिवाइड करोगे, उतना नहीं डिवाइड करोगे जितना एक को मिलता। इसका मतलब जो इसका प्राइस है, अगर ये शेयर होता तो इसका प्राइस क्या हो रहा है, इसका प्राइस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, इसका प्राइस कम हो रहा है, उसका वैल्यू, उसकी जो, अगर आप ब्रेड के केस में लो तो उसका क्वांटिटी कम हो रहा है, अगर आप ब्रेड के पीस में लो, ब्रेड के अगर कॉन्टेक्स्ट में आप बात करो तो उसका वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसका वैल्यू कह रही हूँ सॉरी, उसका जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो रहा है। बट अगर हम उसके बारे में बात करें, अगर हम शेयर्स के बारे में बात करें तो उसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, पार्ट्स बढ़ जा रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लोगों के बीच में हम उसको बांट सकते हैं, बट उसका वैल्यू यहाँ पर कम हो रहा है। और अगर हम बात करें ब्रेड के कॉन्टेक्स्ट में तो उसका क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है। तो इतनी बात आपको ब्रेड के एग्जाम्पल से समझ में आ गई कि एक कॉर्पोरेट एक्शन है स्टॉक स्प्लिट, इतनी बात समझ में आ गई। ये बात समझ में आ गई कि जो कंपनी है वो अपने शेयर्स को स्मॉलर डिनोमिनेशन में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रही है, ठीक है, ताकि जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो इंक्रीज हो जाए। मैंने आपको पहले बताया, पहले एक ब्रेड था, अभी उसके 4 टुकड़े कर दिए तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, ओके। However, the market capitalization or the value of shares held by the investors post split remains the same as that before the split. अब उसका जो मार्केट वैल्यू है, मान लो कि उसे उसका मार्केट, मान लो कि मेरे पास एक ब्रेड, मैंने उसको 4 टुकड़ों में डिवाइड तो कर दिया, बट वो जो पूरा पीस है उसका वैल्यू 10 रुपए था, ठीक है। तो अभी मान लो कि अगर मैं उसको 4 भाग में डिवाइड कर दूं तो भी मैं 4, अगर मैं सबको ऐड करने, 4 तो नहीं हो पाएगा, चलो मैं 5 में कर देती हूँ। तो अगर मैं 2+2 मतलब इसको मैं इसको इंटू ही कर देती हूँ जल्दी से, इसका वैल्यू तभी भी 10 रहेगा। बट अभी पहले क्या था कि पहले ये 10 रुपए का शेयर सिर्फ एक बंदे ने खरीद रखा था, ठीक है, और अभी वही 10 रुपए का शेयर 5 लोगों ने खरीद लिया है। वैल्यू सेम है, पैसा कंपनी को उतना ही मिल रहा है, फाइनेंस कंपनी के पास उतना ही आ रहा है, बट जो शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डिंग जो है वो मोर इन्वेस्टर्स के बीच में स्प्लिट हो रही है। समझ में आ रही है बात क्या कह रही हूँ मैं, है ना? अगर समझ में आ रही है तो लिख देना समझ में आ गया, ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया तो ऑफ कोर्स एज ऑलवेज आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मैं एक बार बता देती हूँ, स्मॉलर डिनोमिनेशन एक कॉर्पोरेट एक्शन होता है, एग्जिस्टिंग शेयर्स को हम क्या करते हैं, स्मॉलर डिनोमिनेशन में तोड़ देते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन रिमेन्स द सेम, सेम रहती है। उसके बाद यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल से ऑलरेडी समझा दिया, तो इस एग्जाम्पल से मैं नहीं बता रही, आप इसको खुद समझ लेना, और अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, सिंपल है, ओके। वाई डू कंपनीज अनाउंस स्टॉक स्प्लिट? अब इतनी सारे जो मैंने रायता फैला फैला के चीज़ें समझाई हैं आपको, तो इसके पीछे आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा ना, सर में हो रहा होगा क्या यार, क्यों हम समझ रहे हैं स्टॉक स्प्लिट, मतलब क्यों ही कंपनी ऐसा कर रही है। पहले मतलब एक बंदे ने खरीद तो लिया था 10 रुपए का, 10 रुपए चाहिए थे, मिल तो गए 10 रुपए, अब उसी शेयर को 5 रुपए में 5 लोगों में बांटने की भाई क्या जरूरत है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर अभी मिलेगा, वीडियो को देखते रहो और सुनते रहो। तो अगर हम स्टॉक स्प्लिट करते हैं तो स्टॉक के वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, पहले ही पढ़ा दिया मैंने आपको, ठीक है। दो देर आर नो थ्योरेटिकल रीजन इन फाइनेंशियल लिटरेचर टू इंडिकेट द नीड फॉर अ स्टॉक स्प्लिट, कोई भी थ्योरेटिकल रीजन अभी तक फाइनेंशियल लिटरेचर में नहीं है कि कंपनीज स्टॉक स्प्लिट क्यों करती हैं, ठीक है। बट एज द केस में बी, तो उसका रीजन हमको दिया गया है कि भाई क्यों ऐसा हो सकता है, तो उसको सुनते रहो क्या कह रही हूँ मैं। As the price of a security gets higher and higher, some investors may feel the price is too high for them to buy, ठीक है। मान लो कि क्या होता है, मान लो कि मेरी कंपनी है
मेरी कंपनी के बहुत बड़ी कॉर्पोरेट बन गई है, मेरी कंपनी बहुत बड़ी कॉर्पोरेट बन गई है, तो उसके अभी शेयर्स बहुत ज़्यादा हाई जा रहे हैं, ठीक है। तो जो मेरे पहले से इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने तो मान लो कि 50,000 रुपये का शेयर है तो उसको खरीद लिया, बट अभी मैं नए इशू निकालना चाहती हूँ, मुझे और फाइनेंस की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू बिल्ड माई कंपनी, टू ग्रो माई कंपनी, टू ग्रो माई बिजनेस। तो मैं क्या करूँगी, मैं और शेयर इशू करूँगी। बट अगर मैं 50,000 रुपए का शेयर इशू करती हूँ तो क्या होता है, कहीं ना कहीं जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो मेरी कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद पाएंगे, बिकॉज इट विल बी अनअफोर्डेबल फॉर देम, है ना। अनअफोर्डेबल होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रही हूँ, है ना। 50,000 रुपए का शेयर आपके और मेरे जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स, हम वी के नॉट बाय, है ना। तो अगर वही शेयर, कंपनी को तो पैसा चाहिए, अगर वही शेयर को, मतलब अगर एक 50,000 के शेयर को वो 5,000 5 लोगों में, मतलब 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो एक शेयर कितने का हो जाएगा, 10,000 का हो जाएगा। तो इसको मे भी मैं आप लोग खरीद सकते हैं, मैं खरीद सकती हूँ, ठीक है। तो ये 5 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। अभी मान लो कि इसको मैं 10,000 में भी नहीं खरीद सकती, है ना। तो मैं क्या करूंगी मैं इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, तो ये कितने का हो जाएगा, तो ये 5,000 का हो जाएगा, है ना। इसको मैं अगर 10 से डिवाइड कर दूंगी तो एक जीरो से जीरो काट दिया, तो इस शेयर कितना प्राइस कितना बचा, 5,000 का। तो 5,000 का एक शेयर छोटे से छोटे इन्वेस्टर नहीं खरीद पाएगा, बट फिर भी जो नॉर्मल इन्वेस्टर है वो खरीद सकता है। तो ये होती है एक रीजन कि क्यों कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती हैं, ठीक है। स्प्लिटिंग द स्टॉक ब्रिंग्स द शेयर प्राइस डाउन टू अ मोर इफेक्टिव अट्रैक्टिव लेवल, है ना। अट्रैक्शन बढ़ जाता है छोटे छोटे इन्वेस्टर्स का, कि हम लोग भी बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हैं इफ द कंपनीज स्प्लिटिंग इट्स शेयर्स, है ना, इन स्मॉलर डिनोमिनेशंस। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ स्टॉक स्प्लिट के थ्रू। ये इतना भी हार्ड नहीं था, बट मैंने ज़्यादा समझा दिया ताकि समझ में आ जाए। स्प्लिटिंग अ स्टॉक में लीड टू इंक्रीज इन द स्टॉक्स लिक्विडिटी। और यहाँ पे सबसे बड़ा एक प्रॉफिट ये होता है, एक बेनिफिट ये होता है कि अगर कंपनी अपने स्टॉक्स को स्प्लिट करती है तो जो स्टॉक की जो लिक्विडिटी है वो बढ़ जाती है, सिंस मोर इन्वेस्टर्स आर एबल टू अफोर्ड द शेयर एंड द टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी हैव आल्सो इंक्रीज इन द मार्केट, ठीक है। क्यों होता है, क्यों स्टॉक की लिक्विडिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, और आउटस्टैंडिंग जो शेयर्स हैं हमारे वो भी बढ़ गए हैं। अब आ जाते हैं, व्हाट इज बाय बैक ऑफ शेयर्स। बाय बैक ऑफ शेयर्स क्या होता है, अगर मोटी मोटी भाषा में इसको समझें तो बाय बैक ऑफ शेयर्स क्या होता है, बाय बैक मतलब बैक, कोई चीज मतलब दोबारा आप वापस, मतलब कोई चीज बैक कर रहे हो, मतलब बैक करो जहां पे आप थे पहले, आप उसी स्क्रीन पे दोबारा जाना चाहते हो। मान लो कि अभी आपने इस वीडियो को देखते देखते बैक कर दिया और आप पीछे व्हाट्सएप चला रहे थे, तो अपने बैक किया तो आप पीछे व्हाट्सएप पे पहुंच जाओगे, राइट। तो यहाँ पर कंपनी क्या करती है, जब कंपनी बाय बैक करती है तो जो अपने शेयर्स होते हैं, उसके खुद के जो शेयर्स होते हैं, जो उसने किसी शेयर होल्डर को, जो किसी इन्वेस्टर को दे दिए होते हैं, वो उनसे दोबारा परचेज कर लेती है। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ, अब बायबैक कैन बी सीन एज अ मेथड फॉर कंपनी टू इन्वेस्ट इन इटसेल्फ। कंपनी खुद में दोबारा से इन्वेस्ट करती है अपने शेयर्स। अब मान लो कि इसको यहाँ पे मत समझो, मान लो कि मेरी कंपनी है, मैंने अभी अभी कंपनी खोली है, मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने 10 लोगों से बोला कि भाई देखो तुम मेरे शेयर्स खरीद लो, 1,000 रुपए मुझे दे दो और मैं तुम्हें हिस्सेदारी दे दूंगी। समझ में आ रहा है। अभी क्या हो रहा है, मुझे 10,000 रुपये मिल गए, मुझे 10,000 से मैंने 1,00,000 रुपए कमा लिए, 1 करोड़ रुपए कमा लिए। भाई अब मुझे जरूरत नहीं है छोटे छोटे इन्वेस्टर्स की, और मैं क्यों अपनी जो मेरी हिस्सेदारी है वो मैं क्यों बांटूं, है ना। मैं अपने अकेले ही बनूंगी, अकेले ही करूंगी सब कुछ, अकेले ही मालिक मालिक बनूंगी कंपनी की। मैं क्या करूंगी, जिन लोगों ने मेरे शेयर्स खरीद रखे हैं उनसे अपने शेयर वापस खरीद लूंगी। भाई देखो मैं तुम्हें तुम्हारा एक हजार रुपए दे देती हूँ, और तुम मुझे मेरी कंपनी की जो शेयर होल्डरशिप जो तुमने ले रखी थी वो तुम मुझे वापस कर दो, ठीक है। समझ में आया। अंडर दिस सेबी एक्ट बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन 1998, इसको याद रखना है। अ कंपनी इज परमिटेड टू बाय बैक इट्स शेयर्स फ्रॉम, कौन से लोगों से कंपनी अपने शेयर्स दोबारा बाय बैक कर सकती है, मतलब बाय बैक कर सकती है, दोबारा नहीं बाय बैक कर सकती है। तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनसे, ओपन मार्केट थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस यूजिंग बुक बिल्डिंग प्रोसेस यूज करके ओपन मार्केट से अपने शेयर्स वापस ले सकती है। और शेयर होल्डर्स जिन्होंने ऑड लॉट शेयर्स खरीद रखे हैं
उनसे क्या कर सकते हैं, हम अपने शेयर्स वापस ले सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रही हूँ मैं। द कंपनी हैज़ टू डिस्क्लोज द प्री एंड पोस्ट बायबैक होल्डिंग्स ऑफ द प्रमोटर्स। कंपनी को ये सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ता है कि आप कब बायबैक करोगे, उसके बायबैक के बाद क्या करोगे, ये सब कुछ उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है। डिस्क्लोज मतलब खुलासा करना पड़ता है। To ensure completion of buyback process speedily, the regulation have stipulated time limit for each step. ताकि बायबैक का प्रोसेस बहुत ही इजीली कंप्लीट हो जाए, रैपिडली कंप्लीट हो जाए, दैट ज़्यादा टाइम ना लगे, उसके लिए कुछ टाइम लिमिट दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल, इन द केसेस ऑफ परचेजेस थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अपने शेयर्स परचेज कर रहे हो दोबारा, तो एन ऑफर पर बाय बैक शुड नॉट रिमेन ओपन फॉर मोर देन 30 डेज। ठीक है, 30 दिनों से ज्यादा तक के लिए वो वाला जो ऑफर है बाय बैक का, वो खुला नहीं रहेगा। ओके, द वेरिफिकेशन ऑफ शेयर्स रिसीव्ड इन बाय बैक हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 15 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ द ऑफर। और वेरिफिकेशन कब होगा, जैसे ही आपका मान लो कि मैंने 1 तारीख को मैंने बोला था कि बाय बैक करूंगी, 30 दिन का टाइम लगा, 30 तारीख तक हुआ। ठीक है, 30 तारीख तक मेरे पास जितने भी शेयर आए, मुझे 15 डेज का, नेक्स्ट मंथ का जो 15 तारीख है, 15th डेट है, उस दिन का मुझे टाइम मिलता है कि मैं अपने शेयर्स को वेरीफाई कर लूँ। ठीक है, द पेमेंट्स फॉर एक्सेप्टेड सिक्योरिटीज हैज टू बी मेड within 7 days of completion of verification, and bought back shares have to be extinguished within 7 days of the date of the payment। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे आप देखो बायबैक निकालोगे आप 30 दिनों के लिए, उसके बाद आपको 15 दिन और मिलेंगे जहाँ पे आप वेरीफाई करोगे उन शेयर्स को। उसके बाद आपको 7 दिन और मिलेंगे जहाँ पर आप पेमेंट करोगे उन शेयर होल्डर्स को जिनसे आपने अपने शेयर्स खरीदे हैं। उसके बाद 7 दिन आपको और मिलेंगे क्या करने के लिए, टू बॉट बैक शेयर्स हैव टू बी एक्सटिंग्विश्ड, मतलब कि जो आपने शेयर्स उनको बेचे थे आप उसको खत्म करोगे कि भाई ये हिस्सेदारी अब मैं किसी को नहीं दूंगा। ओके, सो आई होप वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन भी हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड वो क्वेश्चन बैंक जो है उसका लिंक आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर एक बार चेकआउट करना। वो सब आप ही के लिए बनाया गया है। ठीक है, सो आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू, बाय बाय।